Hello everyone, this is CA Isha Agarwal and today we are going to start with yet another essay from essay 500 series, that is essay 560 subsequent events। बहुत इजी essay है, बहुत छोटा essay है। आप इस essay का रेफरेंस अपने AS में भी पढ़ेंगे, तो फटाफट इस essay को पढ़ते हैं, समझते हैं एंड ट्राई करना है इस वीडियो के साथ साथ ही ये essay याद हो जाए। वेरी इजी essay, तो अभी पॉइंट्स याद कर करके रिकॉल कर करके कर लोगे तो इस वीडियो के साथ ही आपका लर्निंग एंड रिविजन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते क्या। व्हाट आर सब्सिक्वेंट इवेंट्स? सो बैलेंस शीट डेट के बाद हर इवेंट जो उस ईयर को रिलेट करता है वो सब्सिक्वेंट इवेंट है। मतलब कि सपोज मैं 22-23 में खड़ी हूँ, मेरा बैलेंस शीट डेट क्या हुआ 31 मार्च 23। मेरा बैलेंस शीट डेट इज 31 मार्च 23। तो 31 मार्च 23 के बाद जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं जो 22-23 को रिलेट करते हैं वो सब होते हैं आपके सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, जो भी इवेंट्स मेरे 31 मार्च 23 के बाद होंगे वो सब मेरे सब्सिक्वेंट इवेंट्स होंगे, प्रोवाइडेड दे रिलेट टू द ईयर 22-23। एग्जाम्पल फॉर सपोज कोई लीगल केस पेंडिंग था 22-23 का, उसका आपका जो रिजल्ट है वो आया 15 May 23 में। तो is it a subsequent event? Yes, it is a subsequent event. Why? Because it relates to 22-23 and it has been brought and come to your notice after 31st March 23, that is after the balance sheet date. तो हर वो इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है उस ईयर को रिलेट करता है वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स होता है। अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स और इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इस पे AS या इंड AS भी है। AS 4 और इंड AS 10 speaks about subsequent events or events after the balance sheet date। अब वो AS या इंड AS इस इवेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स और एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। डिफरेंस क्या है? एडजस्टिंग इवेंट्स का क्या होता है ना, जो एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं उनके कंडीशंस ऑलरेडी आपको ईयर्स में जो 22-23 है उसमें दिखेंगे, उनका प्रेजेंस उनका कंडीशंस आपको ऑलरेडी 22-23 में दिखेगा। जैसे मैंने बोला आपको लीगल केस, तो आपको 22-23 जब ईयर ऑनगोइंग था आपको पता था ऐसा कुछ लीगल केस चल रहा है, इसका रिजल्ट आने वाला है, या ऐसा कोई लीगल केस चल रहा है इसका रिजल्ट कभी ना कभी आएगा। सो यू वर अवेयर ऑफ दिस इवेंट, यू वर अवेयर ऑफ दिस इवेंट बिफोर दिस रिजल्ट केम आउट, आपको पता था ऐसा कुछ है। तो ये सब क्या हो जाता है? एडजस्टिंग इवेंट्स हो जाते हैं। अब कल को आपके गोडाउन में फायर लग गया, किसी को पता होता है क्या फायर लगने वाला है? तो वो गए नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, उसका इवेंट का प्रेजेंस कंडीशन हमें कुछ नहीं पता। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स कुड बी सपोज एक डेटर है, उस पर इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, आपको पता था कभी ना कभी ये बैड डेट हो जाएगा अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अब डेटर पे जो इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा था वो 22-23 के ईयर के विद इन चल रहा था, रिजल्ट आया आपका 31 जून 23 पे। तो क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ? हाँ। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट हुआ? हाँ, क्योंकि आपको ये ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है इसके कंडीशंस ऑलरेडी आपको पता थे विद इन द ईयर 22-23। ठीक है, तो AS 4 या इंड AS 10 कहता है हर इवेंट जिसका आपको कंडीशन, जिसकी आपको प्रेजेंस पता थी विद इन द ईयर 22-23 और विद इन योर फाइनेंशियल ईयर, उसका जब रिजल्ट आता है, वो जब इवेंट अकरेंस होता है तो वो सब एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। और जो अचानक से हो गए, फायर हो गया, लॉस हो गया, कोई अचानक से मार्केट वैल्यू कोई इन्वेस्टमेंट की बहुत गिर गई, या आप समझ लो कि चोरी हो गई, तो ऑल दीज इवेंट्स आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अब एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का इफ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? जो भी एडजस्टिंग इवेंट्स होता है ना उनको AS इंड AS बोलता है आप एडजस्ट कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर वो एडजस्टिंग है, आपको लग रहा है एडजस्ट हो सकते हैं, तो उसको आप एडजस्ट कर दो। जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है, अब जैसे चोरी हुई या आपका आग लग गया, उसका आप क्या एडजस्टमेंट करोगे? आपको तो इस कंडीशन के बारे में पता ही नहीं था, तो आप इसके लिए क्या करो, एक डिस्क्लोजर दो। सपोज जैसे मेरे फैक्ट्री में आग लगी 5 अप्रैल को, गुड्स कौन से चले? ऑब्वियसली 22-23 के या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ही चले। तो मैं एक नोट दे सकता हूँ ऐसे ऐसे मेरे फैक्ट्री में आग लग गई जिसमें
22-23 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, क्या आप उसमें 22-23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इफेक्ट लोगे? नहीं, आप 23-24 में लोगे। क्यों? क्योंकि एक सडन इवेंट था, इसका आपको कंडीशंस या ऐसा इवेंट होने वाला है उसका प्रेजेंस आपको पहले नहीं पता था। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जिसका कंडीशंस एग्जिस्ट या आपको लग रहा है वो इवेंट होने वाला है। ऑल सच इवेंट्स आर एडजस्टिंग इवेंट्स। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, हर वो इवेंट जो अचानक से हो गया, आपको उसके कंडीशंस, उसका इवेंट्स का कोई भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो सब इवेंट्स होते हैं आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स का क्या होता है? एडजस्टमेंट हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का सिर्फ एक डिस्क्लोजर जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कि आपका कौन से टाइप्स का सब्सिक्वेंट इवेंट होता है। अब ऐसे 560 उसको 3 भाग में डिवाइड करता है। 3 टाइप्स में ऐसे 560 इसको डिवाइड करता है। सबसे पहला, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, एंड देन आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। मतलब पहला आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, मतलब इसमें क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस होंगे, ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट अभी तक बना नहीं है। तो ये जब इसके बीच में जितने इवेंट्स होंगे उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज होगा, ऑडिट रिपोर्ट में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू थर्ड पार्टीज, मतलब आपके पास एनुअल रिपोर्ट्स आ गई है, मतलब पब्लिक उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को व्यू कर पा रहा है। ठीक है, तो आफ्टर माई ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू, इसमें क्या होगा? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चेंज होंगे, आपके ऑडिट रिपोर्ट भी चेंज होंगे। ठीक है, एंड लास्टली कम्स आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास पहुंच गए, उसके बाद आपको ऐसे इवेंट के बारे में पता चलता है, तो या तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वापस मंगाने होंगे या रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करना होगा। तो इसमें आपको री इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट दोनों करना होगा। पहले के कंडीशंस में आपको कुछ री इशू नहीं करना पड़ रहा था, पहले के कंडीशन में आपको सिर्फ अमेंड करना पड़ रहा था। इसमें आपको दिए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद भी एक न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स री इशू करना होगा एंड एक न्यू ऑडिट रिपोर्ट री इशू करना होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है मैम ये एएस इंडियस हो गया सब, तो इसमें ऑडिटर का क्या काम? द ऑडिटर हैज टू डू टू थिंग्स। ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑडिटर में 2 चीज़ें डिफाइंड है। सबसे पहले तो उसको देखना होगा जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली एडजस्टेड या डिस्क्लोज है या नहीं। एज पर जैसे अपने बोलते हैं ना, ऑडिटर शुड चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या हुआ? एएस इंड एएस ही तो हुआ। तो जब एएस इंड एएस बोलता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स एडजस्ट होने चाहिए, डिस्क्लोज होने चाहिए, तो ऑडिटर का ड्यूटी बनता है देखने का कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स एडजस्ट हुए या डिस्क्लोज हुए है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इज to ensure that all the events occurring after the balance sheet date which require adjustment or disclosure thereof have been adjusted or disclosed in the financial statements। सबसे पहला तो ये आता है। दूसरा क्या आता है? अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद उसको कोई ऐसे इवेंट्स के बारे में पता चलता है जिससे उसको ऑडिट रिपोर्ट अमेंड होना चाहिए था, तो उसको अमेंड करना चाहिए एंड अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिस्पॉन्ड करना मतलब एक न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करना। मतलब फॉर सपोज ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी थी, उसके बाद उसको कुछ ऐसा फ्रॉड का केस पता चला, तो उस चीज़ में क्या होनी चाहिए? उसकी ऑडिट रिपोर्ट री इशू होनी चाहिए। तो अगर उसको ऐसे कोई फ्रॉड के केसेस के बारे में पता चलता है या कोई ऐसे कंडीशंस के बारे में पता चलता है जो शायद उसके पहले पता होती, तो उसका ऑडिट ओपिनियन कुछ और होता या उसका ऑडिट रिपोर्ट कुछ और होता। तो अगर जब आपको ऐसे कंडीशंस के बारे में पता चलता है तो उस पे आपको सही से रिस्पॉन्ड करना चाहिए एंड एक न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करके देना चाहिए। ठीक है, जनरली केसेस आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट इशुएंस फ्रॉड के होता है कि
ऑडिटर को कोई फ्रॉड के बारे में पता चला या कोई बहुत बड़ा मिसस्टेटमेंट के बारे में पता चला, तो इन दीज केसेस न्यू ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे, अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब मेरे बैलेंस शीट डेट के बाद और मेरे ऑडिट रिपोर्ट के पहले जितने इवेंट्स होते हैं उसको ऑडिटर को कैसे चेक करना चाहिए। अगर मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद 31 मार्च 2023 के बाद बट मेरे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले जितने इवेंट्स होते हैं, जैसे इसमें लिखा है 15 मई 2023 दैट इज अज्यूम टू बी द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो इनके बीच में 45 डेज में जितने इवेंट्स होंगे उसका ऑडिटर कैसे ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ऑडिटर को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे पहला है कि obtain appropriate evidence that financial statements, जो financial statements में जितने events है, subsequent events है, वो properly identified है। All the events occurring in financial statements after the balance sheet dates have been appropriately identified। बहुत बार ऐसा होता है कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि कौन कौन से इवेंट्स एडजस्ट होने चाहिए, डिस्क्लोज होने चाहिए। बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो उस ईयर को रिलेट करते हैं, बट मैनेजमेंट हैज नॉट आइडेंटिफाइड दोज इवेंट्स ओनली। तो फर्स्ट जॉब ऑफ द ऑडिटर इज टू obtain evidence that all such events have been identified। अब वो ये कैसे करेगा कि जितने इवेंट्स है वो आइडेंटिफाई हुए हैं कि नहीं, तो सम स्टेप्स टू डू दैट इज, आप कंपनी की जितनी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स है, सपोज 31 मार्च 2023 के बाद जितनी मीटिंग्स हुई हैं उस पीरियड में, तो वो सबके मिनट्स रीड करो। मे बी डिस्कशंस हुई हैं दैट रिलेट टू 22-23, ये कर सकते हो। लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, उससे भी आपको पता चलता है। अकाउंट्स, बजट्स, ये सब रीड कर सकते हो कि वेदर अकाउंट्स हैव चेंज्ड और अकाउंट्स में कुछ चेंजेस चाहिए या एफआरएफ के हिसाब से है या नहीं, या उसमें कोई चेंजेस चाहिए या उसमें कोई इम्प्लीकेशन आएगा या उसमें कोई एडजस्टमेंट आएगा, तो दैट इज़ अ गुड मेजर। उसके बाद आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट as to whether all the subsequent events have been identified or disclosed thereof. Obtain an understanding from management also how they are checking कि सब एज पर एफआरएफ है कि नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में तो आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो भी है डिस्क्लोजर एडजस्ट करना है, तो उनकी भी तो ड्यूटी बनती है, जब मैनेजमेंट का भी तो ये ड्यूटी है ना, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर जस्ट हैज टू चेक, बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अप टू द मैनेजमेंट। तो आप उनसे भी अंडरस्टैंडिंग लो हाउ दे आर मेकिंग श्योर दैट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड जितने एडजस्टमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स हैं उन्होंने कर लिए, जितने इवेंट्स है उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है। आपको उनसे अंडरस्टैंडिंग लेने से समझ में आ जाएगा कि अगर उनका प्रोसीजर जो है आपको लग रहा है हाँ सही है, इन्होंने जितने इवेंट्स है, जितने मिनट्स है या जितने एडजस्टमेंट्स है सब टेक ऑफ किए हैं, सब देखे हैं, सब एक जगह नोट किए कि एज पर AS10 हम ऐसा एज पर इंडिया AS10 हम ऐसा कर रहे हैं, एज पर AS4 हम ऐसा कर रहे हैं, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि वो कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपको मेजर्स लगाने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई कर लो इवेंट्स कि इवेंट्स आइडेंटिफाइड है या नहीं है। फिर आप मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो, एक मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो कि जितने सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है उन्होंने एडजस्ट या डिस्क्लोज किए हैं, जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है उन्होंने एडजस्ट या डिस्क्लोज किए हैं, इसका रिटन रिप्रेजेंटेशन आप उनसे ले लो मैनेजमेंट से, दैट all the events that require adjustment or disclosure have been done by them। ठीक है, क्या मुझे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है जब मैंने उस पे ऑडिट प्रोसीजर लगा लिया है एंड आई एम सेटिस्फाइड दैट उसमें और चेंजेस नहीं होंगे? नो, नो वन इज टेलिंग यू टू अप्लाई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जिस पे आपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा लिया है, सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स ऑब्टेन कर लिया है, उस पर बार बार आपको ऑडिट प्रोसीजर या रिवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो कुछ नहीं करना। तो आपके इसमें 3 मेजर स्टेप्स है। पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, फिर एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं, एंड लास्टली
आपको अगर लगता है कि कुछ और ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं तो वो, वरना रीवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग दिस क्लियर। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ईदर मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग लो या फिर अपने प्रोसीजर्स, जैसे मैंने लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मिनट्स, अकाउंट्स, ये सब देखो। यू विल ऑटोमेटिकली गेट अ आइडिया कि कुछ इवेंट्स एडजस्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, एंड इफ होने चाहिए वेदर मैनेजमेंट हैज एडजस्टेड और डिस्क्लोज देम और नॉट। फिर obtain a written representation from the management that they have identified and disclosed and adjusted all these kinds of events. ठीक है, and lastly apply audit procedures on such additional items. अगर आपको लग रहा है कोई additional adjustment हुआ है तो उस पर audit procedure लगाने की ज़रूरत है। पहले जो जिस पे आपने audit procedure लगा लिया है, response obtain कर लिया है, बार बार उस पर audit procedures नहीं लगाने हैं। सपोज जैसे मैंने बोला जो डेटर इंसॉल्वेंसी का, तो ये मीटिंग्स में डिस्कस होता ही होता है। यू विल फाइंड कि इफ़ यू रीड मिनट्स ऑफ अ मीटिंग्स ऑफ सम कंपनीज, अगर कोई डेटर इंसॉल्वेंट होता है, मेजर डेटर या कोई भी डेटर इंसॉल्वेंट होता है एंड आपको अब उससे पैसे नहीं मिलने हैं, तो फिर ये मीटिंग्स में डिस्कस होता ही होता है। तो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग में जब देखोगे कि हाँ ऐसा डेटर इंसॉल्वेंसी का केस है, तो यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड कि ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट है, देखते हैं कंपनी ने एडजस्ट किया है या नहीं किया है। ओके, आई होप आई एम मेकिंग दिस क्लियर, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार रिपीट विद मी एंड याद कर लो इस ऐसे को। ये ऐसे बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है एंड बहुत ईजी है। ओके, सो डेट ऑफ एफएस, बैलेंस शीट डेट टिल ऑडिट रिपोर्ट, सिर्फ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होंगे, ऑडिट रिपोर्ट नहीं अमेंड होगा। एंड आपको 3 प्रोसीजर्स लगाने हैं, आइडेंटिफिकेशन, adjustment disclosure and additional procedures on the amendment and on nothing else. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू events between date of audit report and date of financial statements issued. तो date of financial statements issued कौन सा डेट हो गया? date of financial statements issued वो डेट हो गया जब आपका financial statements are being made available to the third party. Are being made available to the third party, that is the world, और जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है उनको आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हो, वो देख पा रहे हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करते हो उसके साथ ही आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो, तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशुएंस का डेट होता है वो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ही होता है या डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही होता है। वंस ऑडिट रिपोर्ट कम्स इन यू इशू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बिना ऑडिट रिपोर्ट के नहीं इशू कर सकते हो, because as much as stakeholders are interested in your financial statements, they are also interested in the audit report. ठीक है, तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से लेके डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशुएंस तक आपको क्या क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं। तो मतलब इसमें तो मैंने अपना ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, इसमें मैंने अपना ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को दे दिया है, तो अब क्या मुझे कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। जब मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया उसके बाद मुझे क्या मतलब, मैंने तो अपना काम कर दिया है, तो उसके बाद मैं कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लगाऊंगा। बट इफ एनी इवेंट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी दैट हैड इट कम बिफोर, तो उसके वजह से मुझे अपना ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करना पड़ता। तो जैसे मैंने बोला फ्रॉड का केस आ गया, अगर शायद ये फ्रॉड का केस मुझे पहले पता होता तो मेरा ऑडिट रिपोर्ट कुछ और होता। अगर कोई नेग्लिजेंसी का केस आ गया तो शायद अगर ये नेग्लिजेंसी का केस मुझे पहले पता होता तो मेरा कुछ और रिस्पॉन्स होता, मेरा ओपिनियन कुछ और होता। तो इन सब केसेस में क्या होता है, इन सब केसेस में ऑडिट रिपोर्ट फिर आप एज एन ऑडिटर अमेंड करते हो, फिर आप एज एन ऑडिटर अमेंड करते हो। तो कोई आपको बोला नहीं ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने, बट ओनली इन दीज काइंड्स ऑफ इवेंट्स जो उस ईयर से रिलेट करते हैं एंड जो शायद आपको पहले पता होता है, तो आपका ओपिनियन कुछ और होता है, आपका ऑडिट रिपोर्ट कुछ और होता है, उसमें यू आर रिक्वायर्ड टू इशू अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले हमें 3 स्टेप्स लेना है इसमें सबसे पहले हमें 3 स्टेप्स लेना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, डिस्कस विद मैनेजमेंट।
पहले इस इवेंट जो भी हुआ है, फ्रॉड हुआ है या जो भी हुआ है, उसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज ये देखो कि डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर एन अमेंडमेंट और नॉट। क्या कोई ऐसा मेजर इवेंट है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होंगे, या सिर्फ डिस्क्लोजर से हो जाएगा? कोई एडजस्टिंग इवेंट है तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। तो आप पहले ये देख लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए, या अमेंडमेंट हो सकता है कोई ऐसा इवेंट सामने आया बट उसमें शायद एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर नहीं रिक्वायर्ड हो, तो मुझे आगे कुछ नहीं करना। अगर एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है, तो मे बी मेरा ऑडिट ओपिनियन भी सेम हो, मुझे कुछ चेंज नहीं करना, तो उसमें मुझे न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करनी है। बट कोई ऐसा इवेंट सामने आया है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑडिट रिपोर्ट भी अमेंड होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, डिस्कस विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो उस इवेंट के बारे में। नेक्स्ट, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर अमेंडमेंट और नॉट। एंड लास्टली, इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट हाउ डू दे प्लान टू एड्रेस दिस मैटर। फ्रॉड हुआ है तो पहले उनसे पूछ लो कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करके डिस्क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर सपोज वो नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना एक ऑडिट रिपोर्ट इशू कर लेना चाहिए। TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस जो होते हैं कंपनी में, उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए। और जो आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, अभी तक तो गया नहीं है लोगों के पास, तो अब अपना न्यू ऑडिट रिपोर्ट ही इशू करो और अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दो। अगर आपको लगता है कि कोई फ्रॉड है या कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट है जो मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, तो आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन मॉडिफाई करके अपना न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे दो। बोल दो कि नहीं, मेरे को अपना प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट नहीं देना है, जो स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा वो न्यू ऑडिट रिपोर्ट जाएगा जिसमें मैंने ओपिनियन मॉडिफाई करके रखा है, ठीक है। तो डेट ऑफ जो अपना था कि आप फाइनेंस मॉडिफाई कर दो, जो अपना ऑडिट रिपोर्ट है उसको मॉडिफाई कर दो अगर मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मान रहा है। वेरएज अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं, हम भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट कर देंगे, तो आप भी अपना ऑडिट रिपोर्ट नया इशू करके उसके साथ दे दो ऑन द अमेंडेड पोर्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तीन चीजें की, हमने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिटरमाइन किया वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर अमेंडमेंट और नॉट, और लास्टली हमने मैनेजमेंट से पूछा कि आप इस मैटर को कैसे एड्रेस करोगे।
मैंने बोला कि अगर वो मैटर एड्रेस नहीं करना चाहते या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड नहीं करना चाहते, तो अभी तक आपका ऑडिट रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स के पास नहीं गया है, तो यू हैव द ऑप्शन, तो आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दो एंड आप बोलो हम अपना न्यू ऑडिट रिपोर्ट ही देंगे, ठीक है। इफ दे अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इफ नॉट तो हमने डिस्कस कर दिया, इफ दे अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने चाहिए ऑन द अमेंडेड पोर्शन। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको रीवर्क की जरूरत नहीं है, आपको बार बार उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम नहीं करना, आपको सिर्फ अमेंडेड पोर्शन पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है। जो भी आपका न्यू ऑडिट रिपोर्ट है उस पे जो अगर आप जो एडिशनल जो भी डाल रहे हो उस पे अपना लिखना है कि मैंने सपोज एडिशनल इतना इतना ये किया है अमेंडेड पोर्शन पे, तो उसके हिसाब से मेरा ओपिनियन और मेरा व्यू ऑन दैट अमेंडेड पोर्शन इज दिस, वो रखना है। प्लस आपको एक न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है। तो मुझे क्या करना है, डिस्कस करने के बाद 3 काम करना है, अमेंडेड पोर्शन पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, अपने जो न्यू ऑडिट रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करना है एंड एक न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है। चलिए ये हो गया। उसके बाद आपको ये ऐसे कहता है कि आप अपना जो न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हो उसमें आप 2 चीजों का ख्याल रखो, उसमें आप 2 चीजों का ख्याल रखो। मतलब आप जो न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हो आप उसको 2 वे से कर सकते हो। सबसे पहला, या तो मैं ऑडिट रिपोर्ट जो है मेरे ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट में एक एडिशनल डेट इंक्लूड कर दूं, एक एडिशनल डेट डाल दूं और कह दूं कि यहां से जो है वो अमेंडेड पोर्शन पे मेरा रिव्यू है। तो जो देख रहा है उसको समझ में आ जाएगा ये एज पर ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ये दिस पोर्शन इज ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट। या तो आप एक एडिशनल डेट इंक्लूड कर दो उस ऑडिट रिपोर्ट में कि मतलब ये उस दिन का बना हुआ ऑडिट रिपोर्ट है एंड दिस इज एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन द एडिशनल डेट एंड दिस इज ओनली ऑन द अमेंडेड पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या तो ये कर दो, या आप अपने ईएमपी या ओएमपी पैराग्राफ पे स्टेट कर दो कि जो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हुए हैं 15 के बाद, 15 मई के बाद जितने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने लगाए हैं वो सिर्फ अमेंडेड पोर्शन पे है एंड पहले पोर्शन पे नहीं है। इससे क्या होता है, इससे आपको एक बैकिंग पावर मिल जाता है कि हाँ मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाया था। ऑल्सो इट इज एन जस्टिफिकेशन दैट आई एम नॉट रीवर्किंग अगेन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आई एम वर्किंग ओनली ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्लैरिटी यूजर्स को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उनको ये पता होना चाहिए आप किस पोर्शन पे ऑडिट प्रोसीजर एडिशनल लगा रहे हो, तो उनको भी एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि इस बंदे ने रिवर्क नहीं किया है, सिर्फ उस पोर्शन पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं। तो मैंने बोला था 2 वेज है, या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो आप ऑडिट रिपोर्ट में एडिशनल डेट डाल दो। ऑडिट रिपोर्ट में मैंने एडिशनल डेट डाल दिया कि उसमें मैंने लिख दिया कि ये एडिशनल है यहाँ पे और ये जो भी रिव्यू है दिस इज ऑन द अमेंडेड पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या आप ईएमपी ओएमपी पैराग्राफ पे स्टेट कर दो कि जो भी एडिशनल प्रोसीजर्स लगाए हुए उस दिन के बाद वो दैट इज ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि 2 ही काम करना है आपको, या तो एडिशनल डेट इंक्लूड करो या ओएमपी ईएमपी पैराग्राफ में लिखो। ये हो गया। एंड उसके बाद एज आई सेड, if management does not amend and you feel that the financial statements need to be amended, modify कर दो ओपिनियन, TCWG those charged with governance को बोल दो, डिस्कस कर लो उनसे ये मैटर। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, अगर वो इन्वॉल्व है तो उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उनसे डिस्कस कर लो। एंड अगर कंपनी फिर भी आपका ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रही है तो टेक स्टेप्स, टेक प्रिवेंटिव एक्शन कि लोग उस पर रिलाय नहीं करें एंड आपके न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू के बाद उस पर रिलाय करें। तो वो स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा कि यूजर्स जो है ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाय नहीं कर रहे बल्कि न्यू ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाय कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ यस, इफ नॉट, आई होप दैट इज क्लियर। इफ यस है, हमें ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, हमें ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करना है, उसमें कंडीशनल डेट इंक्लूड करना है या फिर ईएमपी ओएमपी पैराग्राफ में स्टेट करना है। इफ नॉट, हमें मॉडिफाई करना है ओपिनियन अपना, टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करना है एंड वी हैव टू टेक एक्शंस टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगों के पास पहुंच गए। उसके बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने दे दिए, सबको पता चल गया, सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखे। उसके बाद जनरली यू विल सी इसमें सिर्फ फ्रॉड के केसेस आते हैं
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने के बाद आपको कोई फ्रॉड का केस पता चला, बिकॉज ऑडिटर इतना बोका नहीं है, ऑडिटर इतना बोका नहीं है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या ऐसा कुछ मिस कर देगा, नहीं। जनरली इसमें फ्रॉड के ही केसेस आपको सामने मिलेंगे, ठीक है। तो अब सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गए, तो व्हाट विल बी माय स्टेप्स? मेरा स्टेप्स एग्जैक्टली सेम रहेगा जो ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने से पहला था, बस इसमें एक दो चेंजेस एडिशनली आएंगे। मतलब क्या है, सबसे पहले उसमें भी अपने क्या कर रहे थे, अपने मैनेजमेंट से डिस्कस कर रहे थे, देख रहे थे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट चाहिए या नहीं, एंड लास्टली इंक्वायर कर रहे थे मैनेजमेंट से हाउ डू दे एड्रेस दिस मैटर। अपने ये तीनों काम उसमें भी कर रहे थे, इसमें भी करेंगे। अपने इसमें एक्स्ट्रा क्या करेंगे, इसमें अपने देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या स्टेप्स ले रहा है कि यूजर्स उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं करे। मैनेजमेंट क्या स्टेप्स ले रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जो ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू है उस पे यूजर्स रिलाई नहीं करे। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट, ये अपने वहां नहीं देख रहे थे क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं हुए थे। क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गए तो आपको एक एडिशनल स्टेप चेक करना होगा कि मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या है टू सी वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी इशू हुए है उस पे यूजर अब और रिलाई नहीं कर रहा है एंड दे आर रिलाइंग ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे उस पे किया था, इफ द मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी है वो आपका अमेंडेड पोर्शन पे लगाना है, आपको उस पर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के उसको चेक करना है, सिमिलर टू दैट। फिर दो चीज़ें कर सकते हो, या तो इंक्लूड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एडिशनल डेट, या ईएमपी ओएमपी पैराग्राफ पे स्टेट कर सकते हो कि उस दिन के बाद जितने भी प्रोसीजर्स लगे एडिशनल प्रोसीजर्स वो सिर्फ अमेंडेड पोर्शन पे लगे हैं। दिस इज इफ येस। इफ नॉट, इसमें भी आप ये कर सकते हो कि आप, क्योंकि अब तो ऑडिट रिपोर्ट चला गया है, तो आप एक न्यू रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो जिसमें आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकते हो, एंड आप सेम यू हैव टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन योर ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट। यू हैव टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन योर ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड के बीच के जो इवेंट्स है एंड आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड के बाद जो इवेंट्स है उनके ऑडिट प्रोसीजर्स आर वेरी वेरी सिमिलर। जस्ट वन चेंज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने के बाद आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कैसे इंश्योर कर रहा है कि यूजर्स पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलाई नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। दिस पे जैसे 560 फ्रॉम माई साइड, बहुत छोटा ऐसे है एंड आई फील इस ऐसे में मैंने बहुत बार बहुत चीज़ रिपीट की जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग इट विद दिस वीडियो ओनली। तो आई होप I could make it clear to you and I hope I could make it understand to you. As I said in my previous video also, my book on CA Inter Audit has been launched. The link for buying the book would be given in the description box. And जो भी आपने इसमें समरीज देखी इस प्रेजेंटेशन में वो सब उस बुक में इंक्लूडेड है, एंड वो बुक पूरा एक समराइज फॉर्म में ही है। क्योंकि ऑडिट में जनरली बहुत प्रॉब्लम होती है कि लेंदी पोर्शन हम कवर नहीं कर पाते एग्जाम के पहले, या अब कोई चीज़ फटाक से रिवाइज करनी है तो वो नहीं कर पाते, तो ऐसे समराइज फॉर्म में पूरी बुक बनाई हुई है। सो इफ़ यू विश टू बाय इट, द लिंक वुड बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। थैंक यू।